हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई नो कमर्शियल एप्लीकेशंस का जो डेट है वो अनाउंस हो चुका है 18 मई 2022 एंड अब 2 महीने से भी कम बचा है एग्जाम्स के लिए। सो आई होप आप लोग अपना सीट्स का बकल एकदम टाई अप करके एकदम रेडी हो एग्जाम्स के लिए, और बहुत जोरों शोरों से प्रिपरेशन चल रही होगी आपकी। तो इसीलिए मैं भी एक वीडियो बना रही हूँ ताकि एक जो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, पढ़ने से इजीली समझ आ जाता है बट लर्न नहीं रहता है मैम ये टॉपिक। कुछ तो हेल्प करिए इस टॉपिक पे। तो मैं इस टॉपिक के ऊपर आज एक वीडियो बना रही हूँ सो दैट ये आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाए इस टॉपिक पे, एंड एग्जाम के पहले आप देखो आपका रिवीजन हो और आपको ये टॉपिक लर्न भी हो जाए। मेन फोकस है कि आपको समझने के साथ साथ ये टॉपिक लर्न भी हो जाए। सो आई एम टारगेटिंग बोथ द वेज। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो अभी भी ऑप्शंस है, आप मेरा वीडियो बैच ज्वाइन कर सकते हो बिकॉज ओनली 2 months are left and we will complete the syllabus in 3 weeks only. That is in April we are targeting to complete the syllabus for the new crash course. तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर लो। हमारे बैचेस जो है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होंगे फॉर 18 मई 2022 एग्जाम। Now coming to the topic, I'll be doing importance of human resources and इस topic में से role of human resource management, that is 9.2, इसमें है 4 टॉपिक्स। तो एक बात बता दो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कि ये टॉपिक जो है ये काफी बार पूछा जा चुका है। इनफैक्ट 2017 आईसीएसई 2017 में इसके ऊपर केस स्टडी भी आया था बच्चों। तो आप अगर क्वेश्चन 10 ऑफ आईसीएसई 2017 का बोर्ड पेपर देखो तो आपको दिखेगा कि मिस्टर राज बोल के एक क्वेश्चन है केस स्टडी। तो ये टॉपिक करने के बाद आप वो भी कवर कर पाओगे। So it was a very specific question and do not escape case studies. It's very easy. Now let's discuss role of human resource management. Now human resource management क्या होता है ये मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब है बहुत सारे एम्प्लॉयज, बहुत सारे वर्कर्स जो एक कंपनी में काम करते हैं, तो उन वर्कर्स को मैनेज करना है। तो जो वर्कर्स को मैनेज करते हैं उनका रोल क्या है। सो देर आर 4 डिमेंशंस जहां से हम लोगों को ये रोल पता चल रहा है। सो फर्स्ट इज सिग्निफिकेंस फॉर एन एंटरप्राइज, जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हो। दूसरा है प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस। तीसरा है सोशल सिग्निफिकेंस एंड द फोर्थ वन इज नेशनल सिग्निफिकेंस। नाउ we will be discussing significance for an enterprise. अब सिग्निफिकेंस फॉर एन एंटरप्राइज को हम लोग कॉर्पोरेट सिग्निफिकेंस भी बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द कॉर्पोरेट सिग्निफिकेंस और कॉर्पोरेट रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो ये आप मत सोचना कि मैम ये तो ऐसा टॉपिक कुछ है ही नहीं बुक में। बट जो फर्स्ट है सिग्निफिकेंस फॉर एंटरप्राइज, इसको कॉर्पोरेट सिग्निफिकेंस भी बोलते हैं। तो ये एंटरप्राइज का क्या मतलब होता है, एंटरप्राइज का मतलब होता है कंपनी या कोई भी बिजनेस या कोई भी कंपनी। तो इसीलिए इसको यहाँ पे हम लोग कॉर्पोरेट सिग्निफिकेंस के नाम से भी जानते हैं। ओके, नाउ कॉर्पोरेट सिग्निफिकेंस क्या बताना चाहता है कि एक एंटरप्राइज को, एक बिजनेस को अपना गोल्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मीट करने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं। सो देखो यहाँ पे पैरा में लिखा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैन हेल्प एन एंटरप्राइज इन अचीविंग द गोल्स मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सो गोल्स को हम लोगों को अचीव करना है। ई मतलब इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो उसके लिए क्या क्या चीजें होंगी, व्हाट आर द वेज। सो ये गोल्स को हम लोगों को अगर अपनी मंजिल को पानी है तो किन किन तरीकों से हम लोग अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। तो ये टॉपिक बताता है कि अगर एक एंटरप्राइज को, एक कंपनी को अपना गोल्स को अचीव करना है तो किन तरीकों से, किन वेज से ये अचीव हो पाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सो फर्स्ट इज AR थ्रू क्रॉप्स।
मैम व्हाट आर यू सेइंग AR थ्रू क्रॉप्स? ये सब तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है. दिस इज द शॉर्टकट चिल्ड्रन. सो शॉर्टकट बताती हूँ, फिर मैं इसका फुल फॉर्म बताऊंगी. AR का मतलब है अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग. Attracting and retaining talent through crops. What do you mean by crops? Through compensation. R is for recruitment. O is for orientation. P is for planning. P is for placement. P is for promotion. And S is for selection. So this is the mnemonic और learning technique जिससे कि आपको ये वाला point easily learn हो जाएगा. अब इसका मतलब जानते हैं. इसका मतलब है कि हम लोगों को टैलेंट का मतलब बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्कर्स और बहुत सारे अच्छे एम्प्लॉयज को हायर करना है, अट्रैक्ट करना है और रिटेन करना है. मान लो आपने एक अच्छा एम्प्लॉय ढूंढ लिया कि ये बंदा जो है ये मेरा काम बहुत अच्छे से करेगा, इसमें टैलेंट भी है, इफेक्टिवली ये काम भी करेगा, बुद्धि भी है और हार्ड वर्क भी है, हार्ड वर्किंग भी है. तो क्या होगा, अब अट्रैक्ट करना है ऐसे बंदे को पहले और उसके बाद उसको रिटेन करके रखना है. रिटेन मतलब वो मेरे कंपनी में टिका रहे और ज्यादा दिन टिका रहे और छोड़ के ना जाए हम लोगों को. तो अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग टैलेंट थ्रू कंपनसेशन. कैसे रिटेन करेंगे? अगर हम लोग उनको एडिक्वेट कंपनसेशन दैट इज सैलरी देंगे तो उन लोग कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे. रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग है. तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन तो ये तो आपके एक सिलेबस में एक चैप्टर का नाम है, तो ये तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा. एंड रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का मतलब आप उसमें ही पता करो. प्लस मैंने ये टॉपिक के ऊपर एक वीडियो भी अपलोड कर रखा है, तो आप वो टॉपिक को जाके जरूर देखो, उससे आपको कुछ हेल्प मिलेगी डेफिनेटली. फिर है ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन का मतलब होता है जैसे फर्स्ट डे ऑफ स्कूल होता है जहाँ पे कुछ पढ़ाई नहीं होता है. वी गेट टू नो आवर टाइम टेबल, वी गेट टू नो न्यू टीचर्स, आवर क्लास टीचर, हमारा रोल नंबर, सेक्शन एंड ऑल. तो वैसे ही एक कंपनी जब ज्वाइन करता है कोई, तो ओरिएंटेशन होता है फर्स्ट डे, जहाँ पे उसको कंपनी के पॉलिसीज के बारे में पता चलता है, कंपनी के वर्क के लाइफ के साथ, थोड़ा सा कंपनी का वर्क एनवायरनमेंट के साथ, एम्प्लॉयज दूसरे एम्प्लॉयज के संग वो फेमिलियर होता है, कंफर्टेबल करते हैं अपने आप को उस नए माहौल में. तो उसको हम लोग ओरिएंटेशन बोलते हैं. प्लानिंग पॉलिसीज. प्लेसमेंट. प्लेसमेंट का मतलब एक अच्छी जगह पे, एक अच्छा जॉब प्रोफाइल में, एक अच्छा डिपार्टमेंट में उसको प्लेस करना. एंड ऑब्वियसली प्रमोशन का मतलब तो हम लोग को पता ही है, प्रमोशन का मतलब क्या होता है. सो AR थ्रू क्रॉप्स का मतलब है अट्रैक्ट करना है, रिटेन और रिटेन करना है एक अच्छा एम्प्लॉय को. कैसे करेंगे? थ्रू क्रॉप्स, दैट इज कंपनसेशन. प्रमोशन तो आपको लर्न होगा, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन आपको इजीली लर्न हो जाएगा. ओरिएंटेशन आप भूल सकते हो, बट ओरिएंटेशन इज अ वेरी सिंपल वर्ड. एंड प्लेसमेंट, प्लानिंग. So even if you write 2 or 3, that will be enough for exam point of view. एक चीज और बताना चाहूंगी कि अगर हम लोगों को एक अच्छा, लेट्स कनेक्ट विद दिस टॉपिक, ओके, कि रोल क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का. एंड उसके अंदर कॉर्पोरेट सिग्निफिकेंस में ये टॉपिक में ये पॉइंट कैसे रिलेट हो रहा है. तो लेट मी टेल यू दिस कि अगर हमारे पास एक अच्छा एम्प्लॉय आएगा जो हमारे लिए एकदम अपनी कंपनी समझ के काम करे, तो फिर क्या होगा, हमारा गोल जो है कंपनी का वो अच्छे से मीट हो पाएगा. तो इसीलिए एक अच्छा एम्प्लॉय, बहुत सारे अच्छे एम्प्लॉयज मिलके कंपनी का गोल्स बहुत अच्छे से अचीव हो पाएगा और बहुत जल्दी अचीव हो पाएगा. तो इसीलिए बोला है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अच्छा एम्प्लॉय को रखना.
और उसको रिटेन करके रखना. So that is how this point is related to the topic we are studying. Now going on to the next topic children, that is point number B. अब इसका शॉर्टकट है ऐसे थ्रू PDT. तो what is essay? So basically we have to develop skills and attitude. So for any work, अगर करेक्ट स्किल आपके पास है और करेक्ट एटीट्यूड है तो आप उस अपने गोल को बहुत अच्छे से अचीव कर पाओगे. और कैसे हम लोग अपना एटीट्यूड और स्किल को डेवलप करें? थ्रू पीडीटी. पीडीटी इज परफॉर्मेंस अप्रेजल, D is for development, and T is for training. तो बच्चों अगर एक सही इंसान को हम लोग अपने काम पे रख लिए और उसके अंदर करेक्ट स्किल और एटीट्यूड डेवलप किया जाए तो आप सोचो कितना अच्छे से हमारा ऑर्गेनाइजेशन का, हमारा कंपनी का गोल्स अचीव हो पाएगा. बट उनका करेक्ट स्किल और करेक्ट एटीट्यूड कैसे डेवलप होगा? उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल के हिसाब से. परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब कि वो कैसा परफॉर्म करे उसको हम लोग जज करें और उस बेसिस पे उसको प्रमोशन दे, उसकी सैलरी बढ़ाए, उसको डेवलप करे, उसको ट्रेनिंग दे. ट्रेनिंग एज इन कि कोई भी सीख के नहीं आता है उस कंपनी के लिए. सो वी कैन गिव द पर्सन्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. ये सब ट्रेनिंग के चैप्टर में, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग के चैप्टर में. तो उसके बारे में आप पढ़ सकते हो कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेनिंग. बट ट्रेनिंग अगर एक लेमैन भी समझे तो मतलब होता है एक नया काम सीखना या जो काम उसको आता है उसके ऊपर और उसको ज्यादा स्किलफुल बनाना. Okay, now first point was AR through crops, second point is SA through PDT. Third point देखते हैं क्या है. Third point is cooperate or cooperation through MHGP. So इसका शॉर्टकट वैसे ही डिजाइन है बच्चों कि इसमें 3 थ्रूज है. सबसे पहले हम लोगों को राइट स्किल्स डेवलप करने हैं, राइट एटीट्यूड डेवलप करना है तो PDT. हम लोगों को अट्रैक्ट एंड रिटेन करना है टैलेंट थ्रू क्रॉप्स. एंड थर्ड पॉइंट इज कोऑपरेशन थ्रू MHGP. नाउ इसका शॉर्टकट बता दूं. कोऑपरेशन ऑफ एम्प्लॉयज थ्रू व्हाट? मोटिवेशन. अगर हम अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते रहे. हैंडलिंग, ग्रीवांस, participation. So basically I think it will be grievance handling only. It will be MGP. But यहाँ पे grievance और handling के बीच में एक comma है. So I'm taking it at two terms, like I'm considering it like 2 terms, grievance and handling. But actually grievance handling एक ही term होता है generally. So this needs to be edited in the book actually. But still मोटिवेट करते रहो अपने एम्प्लॉयज को. उनको पार्टिसिपेशन लो. अगर कोई डिसीजन ले रहे हो तो उनको इंक्लूड करो तो उन लोग कोऑपरेट करेंगे कि हाँ. नहीं तो जनरली अगर आप खाली काम देते जाओगे एम्प्लॉयज को और बोलोगे ये काम कर दो, ये काम कर दो, तो उन लोग फ्रस्ट्रेट होते जाएंगे एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद. बट अगर आप उसको पार्टिसिपेट कराओगे कि देखो ये क्लाइंट है या ये ऐसा काम है, कैसे करना चाहिए, उनका सजेशंस वेलकम करो. जो बोले वैसा उस हिसाब का सोचो. अगर उन्होंने सही बोला है तो उस हिसाब से चलो और फिर बोलो ठीक है आप ये काम करके दो.
अगर आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे दोगे तो फिर वो एम्प्लॉय कितना भी टाइम हार्ड वर्क करेगा लेकिन वो फ्रस्ट्रेट नहीं होगा। तो उन लोग कोऑपरेट करेंगे इवन इफ दे वर्क फॉर stretched hours. So cooperation of employees through motivation, grievance handling and participation. What do you mean by grievance handling? अगर उनको कुछ शिकायतें हैं कंपनी से तो आप उसको सुनो, उसका सोल्यूशन निकालो। That is called grievance handling. So what are the 3 points जिससे एम्प्लॉयज को हम लोग अच्छे से रखेंगे और अपना कंपनी का गोल्स इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करेंगे? दैट इज AR थ्रू क्रॉप्स, SA through PDT, cooperation through MHGP. Now, coming to the fourth point, that is utilize. तो देखो बच्चों, इन लोगों को इफेक्टिवली यूटिलाइज करो, इसका कोई शॉर्टकट का जरूरत नहीं है। और just ensure that the employees are dedicated and competent, or you can just write employees are CD, that is competent and dedicated. So बच्चों, fourth point है utilize the employees effectively, and fifth point is employees are CD, यानी competent है और dedicated है अपने काम के ऊपर. So that's it for point number 1, that is the corporate significance. I hope आप लोगों को ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और साथ ही साथ लर्न भी हो गया होगा. Let's revise it with me. वीडियो को पॉज करो यहीं पे बच्चों, और उसके बाद पॉज करके लिखने का कोशिश करो या रिमेम्बर करने का कोशिश करो. एंड देन लेट मी पॉज करो आप. हाँ, अब चलो देखते हैं आपने सही लिखा है कि नहीं. फर्स्ट वन इज अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द टैलेंट थ्रू व्हाट? थ्रू क्रॉप्स. सो 3 P's है इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लिखा है. Second one is developing the right skills and attitude through what? Through PDT. Third point is cooperation. Cooperation कैसे लेंगे हम लोग employees का? Through MHGP. Fourth point है utilize. And fifth है DC, that is dedicated and competent employees, or sorry, we can write here CD. Okay, so this covers our first topic. Now moving on to the second one, professional significance, social significance and national significance. Significance भी बता देती हूँ, because social significance is also a very important topic. ये 2019 में पूछा गया था separately 2 marks के लिए. 2013 में भी पूछा गया था for 2 marks. So social significance में 3 points है कि इसका मतलब है मतलब पहले जानते हैं. So देखो बच्चों, यहाँ पे सिग्निफिकेंस है कि हम लोगों को गोल्स अचीव करना, इसीलिए क्या कॉर्पोरेट सिग्निफिकेंस है. सोशल सिग्निफिकेंस का मतलब है importance of human resource management for society. Importance of human resource management for society. तो social significance से society word linked हो रहा है, and it helps to enhance dignity of labor. अब आप लेबर का डिग्निटी, लेबर का सेल्फ रिस्पेक्ट, लेबर का सम्मान कैसे बढ़ाओगे? व्हाट आर द वेज जिससे कि सोसाइटी को भी बेनिफिट होगा और लेबर का डिग्निटी बढ़ेगा? तो इस टॉपिक के ऊपर हम पढ़ने जा रहे हैं अब. तो बहुत ही सिंपल है. सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है दैट इज PS
satisfaction. So what do you mean by PS satisfaction? PS satisfaction का मतलब है psychological and social satisfaction. Two people. तो अगर लोगों को साइकोलॉजिकली दैट इज मेंटली दे विल बी सेटिस्फाइड, अगर वो सोसाइटी में अपना इज्जत से रह पाएंगे. फॉर एग्जांपल कॉरपोरेट या कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी में अगर एक एम्प्लॉय काम कर रहा है तो वो एक इज्जत का जिंदगी जी सकता है. वो सोसाइटी में बोल सकता है कि या आई एम एसोसिएटेड विद दिस बिग कंपनी. फॉर एग्जांपल इफ अ वर्कर इज वर्किंग इन आईटीसी और इन पेप्सिको और इन कोका कोला, सो वहां पे वो एक सोशली एक इम्पोर्टेंट पर्सन है कि ही इज वर्किंग इन सच अ बिग कंपनी इन अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन. तो वो साइकोलॉजिकली और सोशली भी सेटिस्फैक्शन उसको मिलेगा. तो इसका सोशल सिग्निफिकेंस है कि अगर एक बंदा अच्छे से और उसके अगर एम्प्लॉयज भी, एम्प्लॉयर जो है उसका वो बहुत ही ज्यादा उसको सपोर्ट करेगा तो वो अपना स्ट्रेस लेवल पे नहीं रहेगा, उसका स्ट्रेस ज्यादा उसको नहीं होगा. तो दैट विल प्रोवाइड हिम साइकोलॉजिकल एज वेल एज सोशल सेटिस्फैक्शन. सो उससे क्या होगा, सोसाइटी बेनिफिट करेगी इन द लॉन्ग रन. सो यही बोल रहे हैं कि अगर अच्छे से मैनेजमेंट होगा, चाहे छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, एक एम्प्लॉय को साइकोलॉजिकल एंड सोशल सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज नानक्यू. नाउ नानक्यू जो है ये सुन के थोड़ा सा वियर्ड लगता है बट बहुत ही क्यूट वर्ड है, शॉर्टकट है. तो नानक्यू का मैं बताना चाहूंगी मतलब जॉब्स अवेलेबल और जॉब सीकर्स. मतलब मार्केट में जितने जॉब्स अवेलेबल हैं और जितने जॉब लोगों को चाहिए, जॉब सीकर्स यानी जितने लोग अनएम्प्लॉयड है या जिनको जॉब की जरूरत है, उनके बीच में एक बैलेंस मेंटेन अगर होगा तो बहुत ही अच्छा होगा. नाउ बैलेंस इन टर्म्स ऑफ व्हाट? नानक्यू का मतलब होता है नंबर्स. मतलब मान लो कि यहाँ पे अगर मैं लिख दूं कि जॉब्स अवेलेबल 1000 है तो उतना ही नंबर के जॉब सीकर्स भी है, मोर और लेस 10% प्लस माइनस. दूसरा है ए फॉर एप्टीट्यूड. एप्टीट्यूड का मतलब कि जिस लेवल का जॉब है, जिस नॉलेज का जॉब है, वही जॉब अवेलेबल है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल है हाई हाई लेवल के लिए, और आई मीन लो लेवल जॉब्स अवेलेबल है, लो एप्टीट्यूड लेवल्स jobs are available but the job seekers are overqualified and they have high aptitude. तो ये बैलेंस नहीं चलेगा, this should also be low. Third is N for needs and fourth is qualification. So for example jobs are available for graduates but यहाँ पे सब इंजीनियर्स भर्ती पड़े, वो भी आईआईटी के, तो ये भी नहीं चलेगा. यहाँ पे जॉब सीकर्स भी ग्रेजुएट ही होने चाहिए, तब तो फिर वो बैलेंस मेंटेन होगा. तो बैलेंस किन किन टर्म्स में होना चाहिए? नंबर्स, एप्टीट्यूड, नीड्स एंड क्वालिफिकेशन. सो जितने जॉब सोसाइटी में अवेलेबल हैं और जितने लोगों को जॉब चाहिए उनके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए. बैलेंस किस टाइप्स में? नंबर्स, एप्टीट्यूड, नीड्स एंड क्वालिफिकेशन. सो फर्स्ट पॉइंट एक बार रिवाइज करते हैं कि सोशल सिग्निफिकेंस में सबसे पहले हम लोगों को क्या बोला गया कि सोसाइटी का सिग्निफिकेंस होता है और कैसे हम लेबर्स का डिग्निटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कैसे उनका डिग्निटी को बढ़ा सकते हैं. सबसे पहले उनको सेटिस्फैक्शन देके, दैट इज साइकोलॉजिकल एंड सोशल सेटिस्फैक्शन. सेकेंड इज balance in terms of NANQ between the jobs available in the market and the job seekers.
If you go through the point in your book, it is written maintaining a balance between the jobs available and the job seekers in terms of numbers, qualifications, needs and aptitudes. तो अगर आप इसी को रीड करो तो आपको एग्जाम में जरूरी नहीं है कि रिमेम्बर रहेगा, बट ये जिस टाइप का डायग्राम मैंने बनाया है एक बार आपकी आंख पे ये सेटल हो जाएगा तो एग्जाम में आप ऑटोमेटिकली लिख दोगे कि अरे हाँ मैम ने कहा था कि बैलेंस अवेलेबल होना चाहिए किसके बीच में, जॉब्स अवेलेबल और जॉब सीकर्स के बीच में। और हाँ मैम ने कुछ नैनक्यू भी कहा था, दैट इज इन टर्म्स ऑफ नैनक्यू। तो नैनक्यू का फुल फॉर्म तो है नंबर्स, एप्टीट्यूड, नीड्स एंड क्वालिफिकेशन। अगर आप एक या दो भूल भी जाओ एटलीस्ट, लेकिन आपका मेन फ्रेमिंग तो ठीक रहेगा, तो यू विल गेट फुल मार्क्स फॉर दैट दिस। एंड आई फील सोशल सिग्निफिकेंस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव दैट अभी 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। सो इस सोशल सिग्निफिकेंस के अंदर 3 पॉइंट्स हैं, सो दे कैन आस्क यू व्हाट आर द ways HRM can role of HRM in socially। तो आपको ये तीनों पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज वेस्ट हटाओ, कंजर्व करके। हम लोग को कंजर्व करना है और वेस्ट हटाना है। मैम क्या वेस्ट और क्या कंजर्व, आप क्या हम लोगों को एनवायरमेंटल साइंस क्या कुछ एनवायरमेंट के बारे में पढ़ा रहे हो? आप तो सोसाइटी के बारे में पढ़ा रहे थे, एम्प्लॉयज के बारे में पढ़ा रहे थे। बट यहाँ पे आप देखो ये वेस्ट हटाओ का क्या मतलब है। वेस्ट हटाओ का मतलब है एलिमिनेट द वेस्टेज, एलिमिनेट द वेस्टेज। किसका वेस्ट, व्हाट टाइप ऑफ वेस्ट? ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, मतलब एम्प्लॉयर्स का वेस्ट एलिमिनेट करो। मैम एम्प्लॉयर्स का वेस्ट कैसे एलिमिनेट होगा? कंजर्व करके, उनका फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को कंजर्व करना है। Eliminate waste of human resources through physical and mental health. Conserve. Now इस टॉपिक का मोटा मोटा मतलब क्या है मैं समझा देती हूँ। अगर मान लो आपके घर पे आप झगड़ा करके ऑफिस चले गए तो आपका पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा, आपका काम पे मन नहीं लगेगा बिकॉज मेंटली यू आर समवेयर एल्स, मेंटली आप उस झगड़ा के बारे में ही सोच रहे हो, तो आप मेंटल हेल्थ आपका अच्छे से नहीं है। ऑन द अदर हैंड अगर मान लो अभी जैसे होली का फेस्टिवल गया तो आप बहुत ही फिजिकली टायर्ड आपको फील हो रहा है, तो अब आप नेक्स्ट दिन ऑफिस जाओगे तो फिर आपको बहुत टायर्डनेस लगेगा, आप उतना अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। तो अगर आप अपना फिजिकल और मेंटल हेल्थ को कंजर्व करोगे तो आप कंपनी का गोल्स को अच्छे से अचीव कर पाओगे और सोसाइटी को भी बेनिफिट दे पाओगे, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट डिग्निटी भी अच्छे से मेंटेन रहेगा। तो अगर आप प्रोडक्टिव रहोगे बेसिकली, तो इसमें बोला गया है कि एक एलिमिनेट, अगर आप ठीक से काम नहीं कर पाओगे तो आपका जो एक पूरा दिन में अगर आप 8 आवर्स या 10 आवर्स काम करते हो तो उसमें से आप इफेक्टिवली बहुत ही कम काम कर पाओगे, तो आपका पूरा टाइम वेस्ट हो रहा है, राइट? और हर एक इंसान के पास उतना टाइम है, फिर वो टाइम लौट के वापस नहीं आएगा। वैसे ही अभी जो टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम्स भी अब ऑफलाइन होने वाले हैं। और अभी जो आप अगर पढ़ लोगे अच्छे से तो ये अभी आप बहुत फिर जीत पे रहोगे, अगर आप अभी ये टाइम वेस्ट कर दोगे तो ये टाइम वापस आने वाला है नहीं। तो वैसे ही एम्प्लॉयज को भी अपना टाइम को प्रोडक्टिवली यूज करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो कैसे करेंगे, अपना फिजिकल और मेंटल हेल्थ को अगर ठीक रखेंगे, कंजर्व करके रखेंगे तो वो काम भी अच्छे से कर पाएंगे। तो यही है इस टॉपिक का मतलब। थोड़ा सा बोरिंग है बट अल्टीमेटली हम लोगों को काम से मतलब है। अब वीडियो को आप पॉज करो एंड प्लीज थिंक अबाउट द सोशल सिग्निफिकेंस, व्हाट आर द 3 पॉइंट्स। So let us revise. First is PS satisfaction. Second is NANQ, balance between job available and job seekers in terms of NANQ. And third point is waste हटाओ conserve करके।
आई होप ये टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो और बहुत समझ आया हो अच्छे से। अगर आपको और भी कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अगर आप मेरे क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, जैसे कि मैंने कहा फ्रॉम 1st April वी आर स्टार्टिंग अ न्यू बैच ओनली फॉर May 2022 एग्जाम्स, तो आप जल्द से जल्द मुझे कॉल करो, व्हाट्सएप करो। एंड द सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स आर लिमिटेड, so I hope you all contact me before the seats get filled. And yeah, in case of any doubts, please feel free to ask. And all the best for exams. And also like, share my videos, and also comment and subscribe to my channel if you have not subscribed. And share this video with your friends if you find this helpful, because sharing is caring. Signing off. CA Gunjan Jajodia. Thank you.